हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है राउल्ट्स का नियम। तो राउल्ट्स का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में यह नियम याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आपको पता है पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विलियन, जिसका यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं राउल्ट्स का नियम। तो हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। ठीक है जी, हमें पढ़ना है क्या? राउल्ट्स का नियम। अब हम समझ लेते हैं कि राउल्ट्स का नियम क्या है। तो देखिए, अगर हमें यह नियम इसी वीडियो में याद करना है तो हम नियम पे ज़्यादा फोकस ना कर समझने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यदि हमने समझ लिया तो नियम तो यूं ही याद हो जाएगा। तो समझते हैं जी, समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, तो समझने पर हम फोकस करते हैं। देखिए, सपोज दैट ये एक, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक बर्तन है। ठीक, ये क्या है? खाली बर्तन है। अब इस बर्तन में यहाँ तक ये एक बर्तन है, इस बर्तन में विलियन भरा गया है। इस बर्तन में क्या है? इस बर्तन में हमें विलियन उपस्थित है। इस बर्तन में विलियन उपस्थित है। अब विलियन के 2 घटक होते हैं, एक है विलेय, एक है विलायक। तो इसके 2 जो घटक हैं A और प्लस B, ये दोनों ही कौन कौन से हैं? ये दोनों द्रव अवस्था में हैं। A जो घटक है वो भी द्रव है, और दूसरा जो B घटक है वो भी द्रव है। समझ रहे हैं? तो द्रव मतलब पानी के जैसे लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो देखिए, जब 2 घटक आपस में मिलते हैं तभी तो विलियन बनेगा ना। तो ये दोनों जो घटक हैं ये दोनों द्रव अवस्था में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो विलियन है ये द्रव विलियन है। क्या है? द्रव विलियन है। तो राउल्ट्स ने हमें ये बताया कि किसी द्रव विलियन में उपस्थित, मान लेते हैं A घटक है, तो A घटक का आंशिक वाष्प दाब PA है। A घटक है, उसका आंशिक वाष्प दाब PA है। तो ये बताइए जो B घटक होगा उसका आंशिक वाष्प दाब PB होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अरे भैया, A घटक का आंशिक वाष्प दाब PA है, तो B घटक का आंशिक वाष्प दाब PB होगा ना? होगा ही। ठीक है, ये क्या है हम बता रहे हैं? आंशिक वाष्प दाब। तो A घटक का आंशिक वाष्प दाब PA है, तो B घटक का आंशिक वाष्प दाब PB हो जाएगा। उसी प्रकार जो A घटक है, तो A घटक का मूल प्रभाज XA है। तो ये बताइए B घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे B घटक का मूल प्रभाज XB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल प्रभाज। ठीक है जी। तो राउल्ट्स ने हमें केवल यही बात बताया ना कि द्रव विलियन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, मान लेते हैं A घटक का हम जान रहे हैं, तो A घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, A घटक का जो आंशिक वाष्प दाब जो है, जो PA है, वो उसी A घटक का आंशिक वाष्प दाब जो PA है वो उसी के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो A के ही मूल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। यही क्या बताया? राउल्ट्स ने हमें बताया है। ठीक है, जैसे B घटक है, तो B घटक का जो आंशिक वाष्प दाब जो होगा PB, वह उसी के मूल प्रभाज मतलब X B के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है,
तो बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो राउल्ट्स ने हमें यही बात बताया है। एक बार और मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। देखिए राउल्ट्स ने हमें सिंपल वे में बताया कि द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, मान लेते हैं ए घटक का हम आंशिक वाष्प दाब ज्ञात कर रहे हैं, तो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है Pa वो ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तो परिभाषा आप यही लिखेंगे, आप परिभाषा क्या लिखेंगे, याद रखेंगे जो राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया ये स्थिर ताप पर दिया। तो ये बात हम ऊपर लिख लेंगे कि स्थिर ताप पर, ऐसे हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव विलयन में उपस्थित द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के, उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक ने हमें यही बताया कि इस नियम के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये नियम समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गए होंगे। देखिए मैं यही कहूंगा ना कि याद करने पर ज्यादा आप फोकस कीजिएगा समझ के, ठीक है, ना कि रट्टा मार के। इसलिए मैं अंत में एक बार और परिभाषा को, ये जो नियम है उसको मैं बोल रहा हूं, सुनकर याद कीजिए। आप कहेंगे कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये तो मैंने ऐसे रफ में बताया है, बट आपको क्या करना है, केवल ये फिगर बना लेना है। और अब मैं जो लिख रहा हूं इसको आपको लिखना आवश्यक है, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। ये तो रफ टाइप में मैंने यहाँ पे बताया है, इसी को मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं जैसे आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए राउल्ट्स ने हमें ये बताया कि मान लेते हैं ए घटक है, तो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, तो ए घटक का आंशिक वाष्प दाब मान लेते हैं Pa है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो बी घटक है, तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, वो Pb हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो ए घटक है, तो ए घटक का मोल प्रभाज ए घटक का मोल प्रभाज यदि XA है, तो XA यदि ए घटक का मोल प्रभाज XA है, तो उसी प्रकार जो बी घटक है, तो बी घटक का
जो मूल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो राउल्ट्स के अनुसार हमें यही बात बताया गया, राउल्ट्स के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि मान लेते हैं ए घटक का हमें क्या करना है। राउल्ट्स के अनुसार ये बताया गया कि जो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, तो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब जो PA है वो ए के ही मूल प्रभाज जो XA है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। वो उसी के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये उन्होंने बताया। उसी प्रकार वही घटक का जो B घटक है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा PB, वो उसी के मूल प्रभाज XB के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये राउल्ट्स के अनुसार यही हमें बात बताया गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो PA समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है PA नॉट इनटू ये XA है तो XA हमने लिख दिया। उसी प्रकार जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो PB समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है PB नॉट इंटू XB। ठीक है, तो ये आपका आता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल का चिन्ह आएगा, तो वहाँ पे PB नॉट एक नियतांक आता है और यहाँ पे PA नॉट नियतांक आता है। तो ये हमें मेन यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो ये ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, और ये बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है। अगर हमसे कोई पूछ देता है कि कुल वाष्प दाब बताइए, कुल मतलब कोई पूछ देगा विलयन का कुल वाष्प दाब, अगर हमसे कोई पूछ देता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताइए, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू PA प्लस PB, यही ना करेंगे जी। देखिए ये ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है, ये बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है। जब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूले पर मान रख देते हैं। तो P इक्वल टू PA का मान क्या है, P नॉट A इंटू XA, तो हम लिख देंगे PA नॉट इंटू XA प्लस PB, तो PB का मान कितना है, PB नॉट इंटू XB, तो PB नॉट इंटू XB ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम इसको यहाँ पे लिख दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा कुल वाष्प दाब का। तो राउल्ट्स का नियम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। यदि आता है राउल्ट्स का नियम लिखिए, तो आप सबसे पहले राउल्ट्स का नियम ये लिखेंगे, इस फिगर को बनाइएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर आपको नीचे तक ये 2 लाइन इसके जस्ट नीचे लिख देंगे, आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से यह नियम समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि आपको परिभाषा हो, नियम हो, डेरिवेशन हो, उसको रटना ना पड़े, समझकर आप याद करें। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इच्छा नहीं करेगा आगे और मेहनत करने का। तो मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है वो मेरा सपोर्ट करेंगे।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चलिए जितना होना है, जितना आपको करना है उतना कर दीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर का दो वीडियो आपने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।